दोपहर बाद से ही सब ने तैयार होना शुरू कर दिया था। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली से जाना था तो कम से कम 2 घंटे तो आराम से लगेंगे ही। तो मैं भी नहा धोकर एकदम सेट था। मैं बस इस इंतज़ार में था कि कब चलने के लिए बुलावा आए और कब हम चलें। मैं अकेला नहीं जा रहा था, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई भी जा रहे थे। छोटा भाई भी मेरे साथ ही तैयार हो गया था, लेकिन उसे शायद इतनी जल्दी नहीं थी जाने की। या यूं कहिए कि उसने सोच रखा था कि जब भी जाना होगा चल देंगे, ऐसा तो नहीं है कि सब चले जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। इस बार ही नहीं, अब से पहले भी मैं कई बार गया था शादियों और बारात में। तो तब भी ऐसा ही होता था, मैं सबसे पहले तैयार हो जाता था। अभी पाप जी भी खेत से नहीं आए थे, जबकि सुरेंद्र भैया ने सभी मोहल्ला वालों को एक दिन पहले ही बता दिया था कि कल लक्ष्मी दीदी का भात भरने जाना है तो सब टाइम से तैयार हो जाना। लेकिन पाप जी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। मेरे दिमाग में ये सवालों का झंगोल उधड़ बनकर ही रहा था कि तभी पाप जी भी आ गए। उन्हें देखकर मैंने चैन की सांस ली। पाप जी भी कुछ ही देर में तैयार हो गए और उन्होंने हम दोनों भाइयों से कहा कि तुम जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि अभी तो कोई बुलाने भी नहीं आया तो फिर ऐसे कैसे चले जाएं। मैं सोच ही रहा था कि पापा जी फिर दोबारा बोले, सुरेंद्र मुझे रास्ते में ही मिल गया था। तभी उसने मुझे बता दिया था। पापा जी के इतना कहते ही जैसे मानो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे और मैं सरपट सरपट ट्रैक्टर ट्रॉली की तरफ बढ़ता चला। और मेरे पीछे मेरा छोटा भाई, जिसे कोई जल्दी नहीं थी, वो भी मुझसे थोड़ा ही पीछे था। मैंने उसे आवाज लगते हुए कहा, जल्दी चल यार, वरना ट्रॉली में जगह नहीं मिलेगी। तो तू लटक के चला जाना, उसने जवाब देते हुए अपने कदमों को थोड़ी रफ्तार दी। कुछ ही देर में पहुंच भी गए। वहां जाकर देखा तो सब चलने के लिए तैयार थे, बस हमारा और पाप जी का ही इंतजार किया जा रहा था। हम ट्रॉली में बैठ गए। कुछ ही देर बाद पापा जी भी आ गए। फिर जोर से सभी ने एक साथ कुटी वाले बाबा की जय बोली और चल दिए। पहुंचते पहुंचते लगभग रात ही हो चुकी थी और करीब 1.25 घंटे में हम महल पहुंच गए। औरतों और बच्चों को दीदी के घर ही उतर दिया था, तो मैं भी वही उतर गया और हम दीदी के किसी पड़ोसी के घर में ठहर गए। बाकी लोग बारात वाली जगह पहुंच गए। कुछ देर बाद ही भात भरने की रस्म शुरू हो गई। एक एक करके सब पटरी पर चढ़ने लगे और थाली में अपनी इच्छा अनुसार रुपये डालते गए और गोल लड्डू लेकर निकलते गए। साथ ही गीत की रस्म भी चल रही थी। औरत भात भराई के गीत गा रही थी। कुछ ही देर में मेरा नंबर भी आने ही वाला था, लेकिन मेरा ध्यान भात पर नहीं, कहीं और ही था। मेरा ध्यान तो उस पर था जो दीदी को गोला और लड्डू पकड़ा रही थी। उसने भी मुझे देख ही किया था, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। बस चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी और बीच बीच में मुझ पर नजर मर लेती थी। लेकिन मैं था कि उसे घूरे जा रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी मेरा नंबर भी आ गया। मैंने पापा जी के दिए रुपये जेब से निकले और थाली में रख दिए। 4-5 बार मेरा आरता किया गया। इस बीच उसकी नज़र मुझ पर ही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे माथे टीका लगाकर दीदी ने गोल लड्डू मांगा तो उस लड़की ने अपनी आंखों से मेरी तरफ इशारा करते हुए दीदी को लड्डू और गोल पकड़ाए। उसका इशारा क्या था मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मेरे दिल में उछाले मार रही थी। अंदर से ऐसा एहसास हो रहा था मानो जैसे किसी ने मेरे गाल पर पप्पी कली हो, या यूं कहो कि उस खुशी को शब्दों में बयां करना नहीं रहा था। मेरी उम्र ज्यादा भी तो नहीं थी जो मैं इन सब बातों का मतलब समझ पाता। मैं करीब 14-15 साल का ही हूँगा, लेकिन वो मुझसे बड़ी ही थी। खैर मैं वहाँ से आया और दिया सामना। गोला लड्डू मैंने एक थैले में रख दिया। जैसे मैंने गोला थैले में रखा तो उसमें से कोई आवाज आई, जैसे उसके अंदर कोई चीज पड़ी हो। खैर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
कुछ ही देर में सब लोग फ्री हो गए और खाना खाने चले गए। उन्हीं के साथ मैं और मेरा भाई भी चल दिए। खाना खाने के बाद वापस उसी घर पर आ गए। कमरे में थोड़ी भीड़ हो गई थी, क्योंकि हमसे दूसरे रिश्तेदार भी उसी कमरे में रुके हुए थे। मैं बेड पर लेट गया और उसी लड़की के बारे में सोच रहा था और उसके इशारे को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं मन ही मन उस गुत्थी को सुझाने की कोशिश कर ही रहा था कि वो लड़की भी उसी कमरे में आ गई। उसे देखते ही मेरी हालत समझो खराब हो गई। मैं उसे देख रहा था और वो मुझे देख रही थी। मैं शर्म के मारे ज्यादा देर तक नहीं देख पाया, लेकिन वो मुझे देखती मंद मंद मुस्कुराती हुई आकर सीधा बेड पर बैठ गई। सब लोग आपस में बात करने में लगे हुए थे। कोई खाने की बात कर रहा था। तूने कितने रसगुल्ले खाए? एक ने पूछा। मैंने तो 4 खाए। और तूने? दूसरे ने जवाब देते हुए पूछा। तो मैं बस 4 ही खाए गए। मैंने तो 7 खाए, 4 काले और 3 सफ़ेद, जवाब दिया। बाकी सब भी इसी तरह से कोई न कोई मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में तो सिर्फ अब एक ही मुद्दा चल रहा था। इसे चलना नहीं कहेंगे, इसे ससंसनी कहेंगे। दिल धक 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 कर रहा था, दिमाग पूरी खोपड़ी में फड़फड़ा रहा था। अब वो और मैं एक ही बेड पर बैठे थे और वो पूरे कमरे में नज़र घुमा फिरा कर मेरी तरफ देखती, मानो जैसे कुछ कह रही हो या कहना चाहती हो। मैंने कहा था ना कि मुझे इशारों की भाषा समझ नहीं आती। इसी बीच उसी के गांव की एक लड़की आकर उसके पास बैठ गई। तूने कहना खाना खा लिया? दूसरी लड़की ने पूछा। नहीं, अभी नहीं खाया, उसने जवाब दिया। कब खाएगी? एक बार फिर उसने पूछा। खा लूंगी यार, अभी भूख नहीं है। अच्छा एक काम कर दे, उसने चिड़चिड़े ढंग से जवाब देते हुए कहा, जैसे मानो बस उसे वैसे भागना चाहती हो। क्या? उसने पूछा। एक गिलास पानी चाहिए, किसी की नींद खोलनी है। टाइम से पहले सोने जा रहा है कोई। ठीक है, अभी लाती हूँ, कह के चली गई। शायद उसने पूरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी बात का मतलब मैं साफ साफ समझ गया था, और मैं उठकर बैठ गया, ये सोचकर कि कहीं वो सच में मेरे ऊपर पानी न डाल दे। एक बार को मैंने सोचा कि हो सकता है शायद किसी और की बात कर रही हो, लेकिन फिर सोचा कि उसके अलावा और कोई तो नहीं लेट रहा है कमरे में। मैं सो नहीं रह, किसी तरह हिम्मत करके मैंने उसे बताया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और अनसुना करके पूरे कमरे में नजर घुमाई, और फिर बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। शायद वो समझ गई थी कि मैं बहुत बादफट्टू हूँ। मैंने हिम्मत करके फिर उससे पूछा, क्या आप मेरी बात तो नहीं कर रही हो? उसने कुछ सोचने के बाद जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उल्टा एक सवाल मुझसे पूछा, तेरा नाम क्या है? पवन, मैंने जवाब दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ फिर से कातिलाना अंदाज में देखा। उसके बार बार के देखने से मानो वो मेरी नज़रों से होती हुई सीधी दिल तक दस्तक दे रही थी, और जितनी बार वो देखती उतनी ही बार मेरे तनमंदिर और मानमंदिर में घंटी बजती। कुछ देर तक मैं भी इस बीच उलझा रहा कि मैं भी इसका नाम पूछ के देखूं या नहीं। चल पूछ ही लेता हूँ, और फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया। और आपका क्या नाम है? मैंने हल्की सी आवाज में डरते डरते पूछा। पूजा, उसने जवाब दिया। उसका नाम जानने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछकर मानो जैसे कोई फतह हासिल करी हो। अभी हम बात करने लगे ही थे कि तभी छोटा भाई आया और बोला, चलो सब ट्रॉली में आकर बैठ जाओ, हम चलने वाले, ट्रॉली जाने वाली है। रात के करीब 11 बज चुके थे, और जो हमारे साथ के बच्चे थे और औरतें थी सब चलने लगे। जाने के नाम से मेरा दिल एकदम उदास हो गया। होता भी क्यों नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार का स्वाद पता चला कि ये कितना प्यारा, कितना सुहाना और कितना पवित्र होता है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जाकर मैं किसी दुकान से खरीद लूं। जाना तो पड़ेगा। एक बार मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे की रौनक भी मानो जैसे गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें मुझे डिगी लगाए देख कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे बैठी रही और अपने हाथ की उंगली को देखने लगी।
अरे, इसकी अंगूठी कहाँ है? जो इसने भात देते टाइम पहनी हुई थी, कहीं गिर तो नहीं गई? शायद वो ये तो नहीं कहना चाहती हो कि उसकी अंगूठी खो गई। मैंने जब उसकी उंगली देखी तो एकदम से इतने सारे सवालों ने मुझे घेर लिया था। लेकिन अब उससे पूछूं भी तो कैसे? अब टाइम भी नहीं है, इतना भी तय है कि हम आज के बाद कभी मिलेंगे नहीं। मेरा मन उखड़ने लगा, मानो जैसे मेरा दिल उस लड़की ने अपने पास रख लिया है और अब उसे डैन नहीं चाहती। जाना था तो मैं उसे इसी हाल में छोड़कर आ गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे एक खिड़की से झांक कर देख रही थी। अब मैं समझ चुका था कि जो आग इधर है वो आग उधर भी लगी है। सब लोग आ चुके थे तो हम चल दिए। मेरे लिए तो एक काम मिल चुका था, वो काम था कि पूरे रास्ते उसके ख्यालों में खोया रहूं। चलते चलते सब लोग बात कर रहे थे, तो उनमें से कुछ ने बात करते करते गोला खाना शुरू कर दिया, जिससे सफ़र में मन लगा रहे। तो मेरी भी इच्छा हुई तो मैंने भी अपने थैला से गोला निकाल लिया। मैंने थैले से गोला निकला तो गोला पहले से ही चटका हुआ था, तो उसे तोड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये क्या, मैंने जब गोला तोड़ा तो देखा कि उसमें पूजा की अंगूठी थी, वही अंगूठी जो उसने भात भरते समय पहनी थी। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाहती थी। मैं अपना माथा पकड़कर बैठ गया और खुद को कोसने लगा कि अगर उसके इशारे को समझ जाता तो शायद वो मेरी जिंदगी का पहला प्यार बन जाती वगैरह ये वो बहुत सी बात मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं खुद को बददुआ दे रहा था। लेकिन अब क्या हो सकता है? मैं अपना माथा पकड़कर पूरे रास्ते चुप बैठा रहा।